अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब ये बात पहली बार मेरे इल्म में आई थी तो मैंने इसको अपने हरफ गलत के नाम से जो मैं कॉलम अखबारात के लिए लिखता था उसमें इस बात को कोट किया था और कुछ इन अल्फाज में कोट किया था कि ये रिवायत है, कोई कहानी, एक हकीकत या महज अफसाना, लेकिन है बहुत दिलचस्प। लेकिन आज मेरी नज़र से कुछ मालूमात गुज़री। एक अमरीकी मुसन्निफ़ हैं डैनियल मार्के, उनकी एक किताब नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, उसके कुछ इक़्तबासात, कुछ चंद सीधा सीधा पॉइंट्स मैं आपके भी सामने रखूँगा। जब ये पॉइंट्स मेरे सामने से गुज़रे और मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ इस किताब को देखकर और इसके बारे में पढ़ के, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो बात सन 2009 या 2010 में मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं ये हकीकत है या अफसाना है, लेकिन बस दिलचस्प है, जिसकी वजह से मैंने इसको बार बार कोट किया था, आज मुझे उसके हकीकत होने के बारे में पता चला। और वो कहानी है क्या, वो अफसाना है क्या जिसको पहले मैं अफसाना समझता था और आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो हमारा गुमान था, वहम था, ये बिल्कुल आज यकीन पे पहुंच गया है कि बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। वो अफसाना ये था कि एक रूसी जर्नेल, यूएसएसआर आर्मी का एक जर्नेल जो है, सोवियत आर्मी का एक जर्नेल, किसी आज़ाद रियासत में, यूएसएसआर के टूटने के बाद किसी आज़ाद रियासत में अपने एक ब्रिगेडियर के साथ बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। दोनों रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। तो उन ब्रिगेडियर साहब ने जनरल साहब से पूछा कि जनरल साहब, आप पे बहुत शक किया जाता था कि आप जो हैं सीआईए के एजेंट हैं, तो क्या आप वाकई सीआईए अमेरिका के एजेंट थे रशियन आर्मी में? तो जनरल साहब ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए बड़े आराम से फरमाया कि जी बिल्कुल, मैं सीआईए का एजेंट था, सीआईए के पेरोल पर था। ब्रिगेडियर साहब ने उनसे दोबारा पूछा कि सर, आपके पीछे रूस की केजीबी और रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस और सारे इंटेलिजेंस इदारे थे और आपके ऊपर ये शक भी बहुत गहरा था कि आप सीआईए के लिए काम करते हैं, सीआईए के पेरोल पे हैं, फिर आप पकड़े क्यों नहीं गए? ये वो जवाब है जो उस जनरल साहब ने दिया, जो पाकिस्तान के पूरे इस निज़ाम पर जो 74 साल से चला आ रहा है और जिसकी वजह से हम डिस्टेबल हैं, उस एक फ़िक्रे के अंदर इस तमाम जो हमारे तमाम मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल का निचोड़ आ जाता है कि ये हम इन मसाइल से जो आज हम फेस कर रहे हैं, ये हमारे मसाइल भी ये वाले मसाइल क्यों हैं। जनरल साहब ने कहा कि मेरे ज़िम्मे काम ही ऐसा था कि मैं पकड़ा जा नहीं सकता था। ब्रिगेडियर साहब ने फिर पूछा कि सर, आपके ज़िम्मे क्या ऐसा काम था? तो जनरल साहब ने हंसते हुए कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए दोबारा कहा कि मेरे ज़िम्मे था नाअहल लोगों को प्रोमोट करना। और फिर हंसते हुए कहा कि तुम खुद बताओ कि अगर मैं तुम्हें प्रोमोट ना करता तो भला तुम ब्रिगेडियर बनने के अहल थे? तो यही, बिल्कुल यही पाकिस्तान के ऊपर मुंतबिक आ जाते हैं ये हालात, जब पहले भी हमें लगता था, लेकिन जब मैंने इस किताब के कुछ मंदरजात देखे तो उसके बाद मेरा जो ये गुमान था, वहम था, ये यकीन की हद तक पुख्ता हो गया कि बिल्कुल हम दुरुस्त नतीजे पर पहुँचे थे कि पाकिस्तान में भी यही सीआईए का मॉडल जो है लागू है और यही चल रहा है। डैनियल मार्के अपनी किताब नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान में क्या लिखते हैं, और चंद पॉइंट्स वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से, अमेरिका पाकिस्तान से कभी नहीं निकल सकता। नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, कभी नहीं निकल सकता, या हम पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना या पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। और उसकी वजूहात क्या है? उसने महज 3 ही वजूहात यहाँ पे बयान की हैं, जिनकी तफसील उसने ख़ुद बयान की। वो 3 वजूहात में पहली वजह उसने जो बयान की वो ये की कि न्यूक्लियर और मिज़ाइल प्रोग्राम्स, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिज़ाइल प्रोग्राम है, वो बहुत एनॉर्मस है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और इस प्रोग्राम पर नज़र रखने के लिए हमारी पाकिस्तान में मौजूदगी या हमारी पाकिस्तान में जड़ें इंतहाई इंतहाई अहम है। दूसरा जो नुक्ता उसने बयान किया, वो उसने ये कहा कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के, चाहे वो सिविल एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, चाइनीज़ मिलिट्री और सिविल एस्टैब्लिशमेंट के साथ
बहुत ही ज़्यादा गहरे मरासिम हैं। तो चाइना को कंटेन करने के लिए और चाइना पर नज़र रखने के लिए भी हमारी पाकिस्तान में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात उसने कही कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन आर्मीज़ में से और वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मीज़ और वन ऑफ द प्रोफेशनल मोस्ट आर्मीज़ है। और अगर ये आर्मी कहीं किसी रोग आर्मी में यानी कि किसी तरह एग्रेशन में चली जाए तो ये ना सिर्फ खित्ते के अमन को तबाह कर सकती है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे अमन आलम के लिए ख़तरे का बाइस हो सकती है। तो उस पर भी नज़र रखने के लिए हमारी पाकिस्तान में मौजूदगी जो है वो हर हाल में ज़रूरी है। लिहाजा जो हमारे प्लान्स हैं वो यही है कि नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान, कि हमने पाकिस्तान के साथ हर हाल में एंगेज रहना है, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुक़ात को बहर तौर किसी न किसी सूरत जारी रखना है और ताकि हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकें और इन सारी चीज़ों पे नज़र रख सकें। जो अफसोसनाक पहलू है इस सारी बात का वो ये है कि उसने इसके बाद जो चंद बातें की हैं, जब वो मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको भी उसी तरह अफसोस होगा जिस तरह मुझे। तो उसने कहा कि और ये सारा काम करने के लिए हम एक्चुअली करते क्या हैं, उसने इस पे पूरा समा बांधा है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं इस सारे पाकिस्तान के साथ एंगेज रखने के लिए अपने आप को और पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो उसने इन सब तबकात का नाम लिया और कहा कि हम बहुत ज़्यादा इस पर पैसा खर्च करते हैं और इन लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को हम ख़रीदते हैं, जिनमें उसने कहा पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जर्नलिस्ट है, वकला तंजीमें हैं और यहाँ तक कि वो जुडिशरी का नाम भी ले गया कि जुडिशरी में भी और इन तमाम तबकात के अंदर हमारी जड़ें हैं और हम इन तमाम तबकात में ख़रीदारी करते हैं और हमारे लोग यहाँ पर असाइंड होते हैं ताकि हम पाकिस्तान में अपनी जड़ों को मजबूत रख सकें और यहाँ पे हमारी एंगेजमेंट बाहर तौर मौजूद रहे। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि उसके बाद वो एक बात कहता है और वो ये बात कहता है कि पाकिस्तानी लीडर या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट या जो भी इन्फ्लुएंशियल तबकात हैं उनमें जो हाई अप्स हैं, जो ऊपर के दर्जे के लोग हैं, ऊपर के तबके के लोग हैं, जो किसी भी सूरत पॉलिसीज़ को या किसी भी तरह वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं मामलात के ऊपर। उसने कहा मुझे हैरत होती है कि ये लोग, बहुत सारे लोग इनमें से बहुत थोड़ी कीमत पर भी बिक जाते हैं और इतनी थोड़ी कीमत पर भी बिक जाते हैं कि महज अमरीकी वीज़ा की खातिर या अपने बच्चों की वहाँ स्कॉलरशिप्स की खातिर या उनके वहाँ एडमिशन की खातिर या उनके वहाँ वीज़ा की खातिर जो है वो अपने मुल्क के जो मफादात हैं उनको कुर्बान कर देते हैं। ये बात उसने कही और इस बात के बाद मुझे वो रशियन जर्नल का सारा जो अफसाना है, हकीकत थी, कहानी थी, जो भी मेरे इल्म में आई, उस पर मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में यही जो CIA का मॉडल है यही चलता रहा है और यही अब तक चल रहा है कि आप देखें कि कैसे कैसे नाअहल लोग, जिनकी कोई अहलियत नहीं आपको बज़ाहिर नज़र आती, कि वो सिनेमा में टिकट्स ब्लैक करते थे, वो एक स्टील के कारखाने में काम करते थे, जब आप उनकी अहलियत पे नज़र रखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या ऐसी खासियत थी कि पूरे पाकिस्तान के सरबराह बन गए, हुकूमतों में आ गए और ये पूरे पाकिस्तान का इनान इक़्तिदार संभाले रहे, तो इनमें क्या खासियत थी, तो आपको उनकी वाहिद खासियत ये लगेगी कि उन्हें एंगेजमेंट्स के लिए जो लोग चाहिए थे वो उन्होंने हम पर मुसल्लत किए और वो नाअहल तरीन लोग मुसल्लत किए, क्योंकि उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद 74 साल पाकिस्तानी तारीख़ में गुज़िश्ता 3.5 साल में जो तब्दीली आई है वो तब्दीली ये आई है कि हम अमरीकी कैंप से, बल्कि किसी भी कैंप का हिस्सा होने से हमने इनकार कर दिया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक आज़ादाना माहौल मैसर आया है और हमने हर किसी को ये कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम हर किसी के साथ पार्टनर इन पीस तो हैं, लेकिन हम किसी भी मुल्क के साथ किसी भी वॉर के अंदर शरीक नहीं होंगे, किसी का जो है आलाकार नहीं बनेंगे, किसी का हथियार नहीं बनेंगे, बल्कि हम पाकिस्तान के मफादात को सामने रखेंगे। तो इन सारी बातों का आज के जो हालात हैं
और जो मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। ये वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा फिर तवील हो जाएगी और वो अपना असर खो देती है, इसलिए मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि जो बात मैंने इस वीडियो में कही है इसका पाकिस्तान में जो इस वक्त तहरीक बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, प्याली में तूफ़ान उठाने की कोशिश की जा रही है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, मार्च हो रहा है और किसी भी तरह कोशिश की जा रही है कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, इस सब के पीछे मुझे कौन नज़र आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ख़िताब किया उस पर 48 घंटे गुजर गए, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद भी मैंने जिस तरह अदालतें अपना फ़ैसला महफूज करती हैं, मैंने अपने तबसरे को महफूज किया हुआ है क्योंकि मेरा जो तबसरा है और मेरा जो जहन बनता है इन सारे हालात में वो बिल्कुल एंटायरली उससे डिफरेंट है जिस तरह से मैं लोगों को सुन रहा हूँ या लोगों को देख रहा हूँ। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं जो ये ताने बाने हैं, इस किताब के जो मंदरजात हैं वो आज के हालात पे किस तरह मुंतबिक हैं और इस सारी कार्रवाइयों के पीछे किस तरह अमेरिका ही का हाथ नज़र आता है और कौन कौन उसका आला कार बना हुआ है, और इमरान खान साहब की जो तकरीर है उससे भी कैसे ये इशारे मिलते हैं कि इस सारी कार्रवाइयों के पीछे कौन है और इसके मकासद सिर्फ किसी भी सूरत में इस रजीम को चेंज करना हो सकते हैं कि जिस रजीम ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है और इस बात से सरीहन इनकार कर दिया है कि हम अमरीकी कैंप का हिस्सा हैं या उनके दुश्मन हमारे दुश्मन हो सकते हैं और सिर्फ उन्हीं के दोस्त हमारे दोस्त हो सकते हैं, बल्कि हमने उनको ये बावर करवा दिया है कि हमारे दोस्त हैं, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन नहीं हैं, क्योंकि हमारे दुश्मनों को भी आपने दुश्मन नहीं रखा हुआ बल्कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हालिया ये जो सोवियत यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसके दौरान भी पाकिस्तान ने एक अलग से स्टैंड लिया है और उसके भी असरात इस वक्त की अदम इस्तेहकाम की जो कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में ये बात करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िताब ने जो है मतलब मुझे उससे क्या समझ आई है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात बनने जा रहे हैं और आया मतलब अदम इस्तेहकाम की तहरीक जो है वो कामयाबी की तरफ जाती नज़र आ रही है या नाकामी की तरफ जाती नज़र आ रही है। इस पे मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।